सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 8 का, यानी डी एंड एफ खंड के तत्व, और इनमें हमने पहले डी खंड के तत्व स्टार्ट कर रखे थे। इस लेसन के हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। आज इस लेसन का हमारा पार्ट नंबर रहेगा 3rd या वीडियो नंबर 3rd। पिछले वीडियो में हमने 3D संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां देखेंगे। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो 3D संक्रमण श्रेणी है इसके गुणों का अध्ययन हम अब डिटेल से करेंगे। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। देखो, 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्मों में हम पहला गुणधर्म ले रहे हैं आज, परमाणविक त्रिज्या। ध्यान से समझना, परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। देखो, पहले तो हम परमाणविक त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या की परिभाषा की बात करते हैं। देखो, पहले मैं लिख रहा हूं परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या, देखो परमाणविक त्रिज्या क्या होती है? अपन क्या कहेंगे, किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहेंगे? किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी, नाभिक के मध्य की दूरी परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहा हमने? किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। अब हम बात करते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, देखो आयनिक त्रिज्या तो किसी आयन की होगी, तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे? किसी आयन के, क्या कहेंगे, किसी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना आप, किसी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयनिक त्रिज्या कहलाती है। देखो, आयनिक त्रिज्या में क्या काम है? किसी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब देखो, आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। पहले हम ऋण आयन की बात करते हैं। अपन क्या कहेंगे कि ऋण आयन की जो त्रिज्या है वो उदासीन परमाणु से बड़ी होती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऋण आयन का आकार उदासीन परमाणु का मतलब कि जिस परमाणु से ऋण आयन बना है उससे बड़ा होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ऋण आयन की त्रिज्या
बड़ी होती है किससे? परमाणविक त्रिज्या से। ऋणायन की त्रिज्या परमाणविक त्रिज्या से बड़ी होती है। फिर अपन बात करें धनायन की त्रिज्या की। धनायन की त्रिज्या, देखो धनायन का आकार उदासीन परमाणु से क्या होगा? छोटा होता है। यानी जिस उदासीन परमाणु से धनायन बना है उसका आकार उस उदासीन परमाणु से छोटा होता है। इसका मतलब धनायन की त्रिज्या क्या होगी? परमाणविक त्रिज्या से छोटी होगी। तो धनायन की त्रिज्या छोटी होगी किससे? परमाणविक त्रिज्या से। परमाणविक त्रिज्या से। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो हम 3D संक्रमण श्रेणी की बात कर रहे हैं। यानी संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 d1 से 10 और ns1 से 2। और हम पढ़ रहे हैं 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्म। यानी अगर मैं d और ns कक्षकों को मैं दिखाऊं तो देखो ये है नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष और ये चौथा कोष। चौथा कोष यानी ये तो है। देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये तो नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष और ये चौथा कोष। देखो ध्यान से समझना आप। हम बात कर रहे हैं पहले परमाणविक त्रिज्या की, यानी इसको हम कह दें 4s कक्षक। ये तो हो गया 4s कक्षक। ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। देखो 4s में तो क्या होते हैं? 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये लो। अब देखो जैसे जैसे हम 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं आते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। यानी जो 3D है, 3D कक्षक, इसमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और नाभिक में एक एक प्रोटॉन बढ़ता है। यानी इस 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार। अब देखो आप, यानी स्कैंडियम से हम जिंक की तरफ आते हैं तो परमाणु क्रमांक में एक एक की वृद्धि हो रही है। यानी इसमें तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं एक एक और नाभिक में एक एक प्रोटॉन बढ़ता चला जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। ध्यान से समझना आप, क्या कहेंगे? देखो इसको मैं हटा रहा हूं। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने पर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगेगा तो परमाणु आकार में क्या आएगी? कमी आएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि नाभिकीय आवेश
नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणविक त्रिज्या घटती है। क्या कहा कि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणविक त्रिज्या घटेगी। अब देखो यहां पर जो 3D कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं स्कैंडियम से हम जिंक की तरफ आते हैं, यानी 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं आने पर 3D कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब इस 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन इस बार वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, यानी अपन कह सकते हैं कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। इसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव, या इसे हम आवरण प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवरण प्रभाव। अब देखो आप, यानी आंतरिक कोश के कक्षक बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब परमाणु आकार बढ़ रहा है, परमाणु आकार बढ़ रहा है तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि परिरक्षण प्रभाव, ध्यान से समझना आप, परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर नाभिकीय आवेश घटता है, और नाभिकीय आवेश घटेगा तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। अब देखो यहां पर दो प्रभाव हो गए, दो फैक्टर हो गए। पहला तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणविक त्रिज्या घटेगी। दूसरा है परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश घटेगा और परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी। अब देखो यानी अपन कह सकते हैं कि 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की जो परमाणविक त्रिज्या है वो इन दोनों पर डिपेंड करती है, और इन दोनों पर भी उस कारक पर डिपेंड करेगी जो कारक ज़्यादा प्रभावी होगा। यानी अगर नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा है तो परमाणविक त्रिज्या घटेगी, और यदि परिरक्षण प्रभाव का मान ज़्यादा है तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी। यानी ये दोनों प्रभाव, या अपन कह सकते हैं ये दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, और डिपेंड इस बात पे करेगी हमारी परमाणविक त्रिज्या कि कौन सा प्रभाव कितना प्रबल है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई है, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अब हम 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणविक त्रिज्या की बात करते हैं। थ्री संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणविक त्रिज्या। देखो मैं 3D संक्रमण श्रेणी बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब देखो
हम 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों में परमाणविक त्रिज्या की चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, स्कैंडियम से क्रोमियम तक परमाणविक त्रिज्या घटती है। क्या कहेंगे? परमाणविक त्रिज्या घटती है, घटेगी। और फिर मैंगनीज से निकल तक क्या कहेंगे? परमाणविक त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है, लगभग स्थिर रहती है, लगभग स्थिर रहती है। और फिर कॉपर से जिंक तक आएंगे तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है, परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। अब देखो, ऐसा क्यों हुआ कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो परमाणविक त्रिज्या घटी और फिर मैंगनीज से निकल तक परमाणविक त्रिज्या लगभग क्या रही? स्थिर, ना तो घटी और ना बढ़ी। और फिर कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। अब देखो कारण क्या है इसका। यहां पर तो अपन क्या कहेंगे? यहां पर तो नाभिकीय आवेश का मान अधिक है। किससे? परिरक्षण प्रभाव से, परिरक्षण प्रभाव से। और अभी हमने देखा है कि अगर नाभिकीय आवेश का मान अधिक है तो परमाणविक त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। ये तो कहा हमने, परमाणविक त्रिज्या घटेगी। और मैंगनीज से निकल तक आते तो परमाणविक त्रिज्या लगभग क्या रहती है? स्थिर। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि नाभिकीय आवेश का मान बराबर है किसके? परिरक्षण प्रभाव के। इसलिए त्रिज्या लगभग क्या रहती है? स्थिर। और अब बात करते हैं कॉपर से जिंक की तरफ जाने पर परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। तो देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर नाभिकीय आवेश का मान, नाभिकीय आवेश का मान कम है। किससे? परिरक्षण प्रभाव से, परिरक्षण प्रभाव से। इसलिए परमाणविक त्रिज्या यहाँ पर बढ़ती है। तो देखो तीनों का मैंने आपको कारण बता दिया है कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक परमाणविक त्रिज्या घटती है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से अधिक होता है। फिर मैंगनीज से निकल तक परमाणविक त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों का बराबर मान होता है, यानी दोनों बराबर मात्रा में कार्य करते हैं। और फिर कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय आवेश की तुलना में परिरक्षण प्रभाव अधिक हो जाता है और परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। ये बात आपके शायद समझ में आ गई है। अब देखो, अगर हम परमाणविक त्रिज्या और परमाणु क्रमांक में आरेख बनाएं तो देखो आरेख कैसा आएगा। इधर तो मैं ले लूं परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या, और इधर मैं ले लूं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल, और फिर कॉपर और जिंक।
यानी ये तो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यानी ये हमने प्रैक्टिकली रूप से देखा है कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक परमाणु त्रिज्या घट रही है, और फिर क्रोमियम से निकल तक देख सकते हो आप, मैंगनीज से निकल तक परमाणु त्रिज्या क्या लगभग स्थिर, और फिर कॉपर और जिंक इधर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। यानी इसे हम आरेख के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार का आरेख बनेगा किसमें, परमाणविक त्रिज्या और परमाणु क्रमांक के मध्य। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि जो आवर्त सारणी में हमारा डी खंड है, डी खंड के तत्व हैं, डी खंड के तत्वों की जो 3D संक्रमण श्रेणी है उसमें अपन कह सकते हैं कि परमाणविक त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में तो परमाणु त्रिज्या घटी और फिर स्थिर हो गई और अंत में पुनः बढ़ गई। तो ओवरऑल अपन यूँ कह सकते हैं कि 3D संक्रमण श्रेणी में या डी खंड के तत्वों में परमाणविक त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है। तो ये तो होगी हमारी परमाणविक त्रिज्या की बात। अब हम बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। ये तो हो गई 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणविक त्रिज्या। अब देखो, अब हम आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। आयनिक त्रिज्या देखो, हमें पता है डी खंड के तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं और धातुओं का क्या गुण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का। यानी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। यानी अपन कह सकते हैं एम प्लस एन इलेक्ट्रॉन, यानी ये है धनायन। अब देखो धनायन बन गया, यानी अपन क्या कहेंगे कि धनायन की त्रिज्या, अभी देखो मैंने आपको बताया था पहले, धनायन की त्रिज्या छोटी होती है किससे, परमाणविक त्रिज्या से, परमाणविक त्रिज्या से। देखो छोटी क्यों हुई, इसको मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझ रहा हूँ। देखो मैं एग्जाम्पल ले लूँ आयरन का। एक तो मेरे पास उदासीन आयरन है, एक मेरे पास Fe2+ है और एक मेरे पास Fe3+ है। देखो उदासीन आयरन में क्या होते हैं, 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन। Fe2+ की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गए, यानी प्रोटॉन तो 26 ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24। Fe3+ की बात करूं तो इसमें प्रोटॉन तो 26 ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें एक और कम हो गया, यानी यहाँ पर 23 इलेक्ट्रॉन ही हैं। अब देखो आप, अब समझो, यानी इस उदासीन आयरन में तो 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं और यहाँ पर इस Fe2+ में ये 26 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं। यानी अगर हम ज़्यादा नाभिकीय आवेश की बात करें तो बताओ यहाँ पे रहेगा या यहाँ पे रहेगा। क्यों? यहाँ पर तो 26 इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है 26 प्रोटॉनों का नाभिकीय आवेश और यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉनों पर ही नाभिकीय आवेश लग रहा है। इसका मतलब इसकी तुलना में यहाँ पर नाभिकीय आवेश अधिक है। अगर Fe3+ की बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पर इन 26 प्रोटॉनों का नाभिकीय आवेश सबसे अधिकतम होता है और यही कारण है कि धनायन की त्रिज्या परमाणविक त्रिज्या से क्या होती है, छोटी होती है। क्यों? क्योंकि धनायन में नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखो अगर हम इन दोनों धनायनों की बात करें, यानी इनकी मैं आयनिक त्रिज्या का क्रम लिखूं, क्या कह सकता हूं, आयनिक त्रिज्या।
आयनिक त्रिज्या का क्रम। तो बताओ क्या आएगा, यानी इस पर 2+ आवेश है, इस पर 3+ आवेश है, यानी इसका मतलब अपन क्या कहेंगे कि धनायनों पर आवेश का मान बढ़ने पर उनकी त्रिज्या घटे जाती है। चाहो तो आप लिख लो यहाँ पे स्टार लगा के, धनायन पर आवेश का मान बढ़ने पर उनकी आयनिक त्रिज्या का मान घट जाता है, उनकी आयनिक त्रिज्या का मान घट जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर Fe2+ की त्रिज्या Fe3+ से अधिक है, यानी इनका मैं क्रम लिखूँ तो क्रम क्या आएगा, Fe2+ इज ग्रेटर देन Fe3+, ये इनका क्रम आ गया। और सबसे अधिक, क्यों, ये तो उदासीन है, यानी इसकी त्रिज्या तो इन दोनों की त्रिज्या से क्या है, बड़ी है। क्यों, ये तो एक उदासीन परमाणु है। तो ये हो गई हमारी आयनिक त्रिज्या। आवेश बढ़ेगा तो धनायन के आयनिक त्रिज्या का मान घटे जाता है। तो ये हमने 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का पहला गुणधर्म देख लिया, परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। क्लियर हो गई आपको बात। अब हम दूसरा गुणधर्म लेते हैं, आयनन ऊर्जा। 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का दूसरा गुणधर्म, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हो, पोटेंशियल कह सकते हो, या एंथैल्पी कह सकते हो। आयनन ऊर्जा को हम आयनन विभव कह सकते हैं, आयनन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। देखो क्या कहेंगे, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, देखो परिभाषा लिख रहा हूं मैं यहां पर, किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है। देखो 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा इनकी जो त्रिज्या है उससे प्रभावित होती है, परमाणविक त्रिज्या से प्रभावित होती है। और अभी हमने परमाणविक त्रिज्या देखी है कि 3D संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक की तरफ आने पर परमाणविक त्रिज्या पहले घटती है, फिर लगभग स्थिर रहती है और अंत में बढ़ जाती है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि 3D श्रेणी के 3D संक्रमण श्रेणी 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर
आयनन ऊर्जा बहुत कम बढ़ती है, बहुत कम बढ़ती है। देखो ओवरऑल अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ आएंगे तो इनकी आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्कैंडियम से हम जिंक की तरफ आएंगे तो नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है, क्योंकि नाभिक में एक एक प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाती है। अब देखो हम 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की जो आयनन ऊर्जा है इसके मान की चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे? 3D संक्रमण श्रेणी के 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा क्या कहेंगे? 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है, के मध्य होती है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की जो आयनन ऊर्जा है वह इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी प्रभावित होती है। किस प्रकार? देखो मैं 3D संक्रमण श्रेणी दिखा रहा हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। देखो इसका विन्यास क्या होता है? 3D1 4s2, इसका 3D2 4s2, इसका 3D3 4s2, इसका 3D5 4s1, इसका 3D5 4s2, इसका 3D6 4s2, इसका 3D7 4s2, इसका 3D8 4s2 और इसका 3D10 4s1। और बात करें जिंक की तो 3D10 4s2। दिख रहा ना ये विन्यास? अब देखो आप, मैं ऊपर वालों को हटा रहा हूँ। देखो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों में जिंक है, इसकी आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। क्या कहेंगे? देखो हम कहेंगे जिंक की आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इसका 3D कक्षक और 4s कक्षक दोनों पूर्ण भरे हुए हैं। देखो 3D10 4s2 यानी यह एक स्थायी विन्यास है। स्थायी विन्यास, इस स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा देनी होती है। तो जिंक की आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इसका 3D और 4s कक्षक दोनों पूर्ण भरे होते हैं, यानी जिंक का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं क्रोमियम और कॉपर की। क्या कहेंगे? देखो ध्यान से समझना, क्रोमियम व कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? देखो
ये है क्रोमियम। प्रथम आयनन ऊर्जा तो इसकी कम होती है, क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकलेगा और पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इसका 3d5 विन्यास बचता है, जो एक क्या है, अर्धभरा विन्यास, अर्धभरा विन्यास। और यह अर्धभरा विन्यास क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है। और बात करते हैं कॉपर की। देखो कॉपर में भी क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकलेगा, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका विन्यास क्या बचता है, 3d10, यानी यह एक पूर्ण भरा विन्यास है। और यह भी क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे क्रोमियम व कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान उच्च होते हैं। कारण मैंने क्या बताया कि इसका तो अर्धभरा विन्यास यानी 3d5 विन्यास होता है, जो एक स्थायी विन्यास होता है, और कॉपर का पूर्ण भरा विन्यास यानी 3d10 विन्यास होता है। तो इनकी द्वितीय आयनन ऊर्जाओं के मान उच्चतम होते हैं। तो देखो इस आज के वीडियो में हमने 3D संक्रमण श्रेणी के 2 गुणों में सामान्य प्रवृत्तियां देखी हैं। पहला गुण हमने लिया परमाणविक त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या, और दूसरा गुण हमने लिया आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट गुण की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।